यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट का प्रश्न पत्र है। सामान्य ज्ञान जो होता है वो प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो सामान्य ज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे ये हो सकता है आपकी प्रवेश परीक्षा में हूबहू पूछ लिया जाए, क्योंकि यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम होता है प्रवेश परीक्षा का, वो अधिकांशतः प्रश्न दोहरा के ही पूछे जाते हैं। यानी सामान्य प्रश्न होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं होते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा में। तो आइए बिना किसी देरी के हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो देखिए, सबसे न्यूनतम भारत के किस राज्य में जन्म दर है, न्यूनतम मतलब सबसे कम। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल राज्य में सबसे कम जन्म दर है, इसलिए सही विकल्प आपका केरल होगा। अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है। सार्क जो होता है वो एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है। देखिए, सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है और सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सार्क क्या है। तो सार्क एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की, तो 1985 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी जो है वो शिवालिक श्रेणी है, इसलिए विकल्प बी आपका सही होगा। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है वह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। सबसे नवीनतम मतलब सबसे नया भाग है यह हिमालय का। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यानी आपसे प्रश्न यह पूछ ले कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो शिवालिक है। और अगर आपसे प्रश्न यह पूछ ले कि हिमालय का शिवालिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और आपका ये प्रश्न था कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः किस भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, तो पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। यानी विकल्प बी आपका सही है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और वह एक सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, तो 1828 ईस्वी में की थी। इन चीज़ों का आप याद रखेंगे। और वह जो थे वह एक सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। यानी विकल्प बी आपका सही है। गोदावरी जो है वो 1465 किलोमीटर इस लंबी है। ठीक है। और इसका उद्गम जो है वो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। जो गोदावरी है इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप इसे कि मंजरा एवं इंद्रावती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और मंजरा एवं इंद्रावती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और इसकी जो लंबी नदी है तो ये कितने किलोमीटर लंबी है, तो 1465 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का गणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। तो जनसंख्या का गणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात जो है इसका जो सूत्र है या फॉर्मूला जिसे आप कहते हैं, लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000 होता है।
ठीक है। इसी से आप क्या करते हैं, लिंग अनुपात निकालते हैं। तो आपका पूछा गया है प्रश्न कि जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। तो सही अर्थ जो है 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न है कि कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, इसलिए डी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। तो निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही होगा। निजता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। और यह जैसे संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों में निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसे भी आप याद रखिएगा कि संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों में निजता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो विकल्प आपके दिए गए हैं थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता, मनुची। तो आपका सही विकल्प है मनुची। शाहजहाँ के शासनकाल जो कि 1627 से 1658 ईस्वी का माना जाता है के दौरान इटली की यात्रा एवं लेखक मनुची भारत आया था। ठीक है, इटली का यह क्या था, एक लेखक था और यात्री था। यह उस समय भारत आया था किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। और शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक चला था, 1627 से लेकर 1658 तक चला था। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो विकल्प बी आपका सही है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसे आप याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस जो हैं वह मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इन 10 प्रश्नों को अच्छे से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और भी इससे संबंधित ऐसे ही प्रश्नों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।